क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला टॉपिक हमारा आता है एसआरएल एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले देखेंगे एसआरएल क्या होता है। एसआरएल की फुल फॉर्म होती है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस से कौन गुजरता है? तो लर्नर गुजरता है। यानी कि जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वही अपनी लर्निंग के प्रोसेस को रेगुलेट करे, तो ये एसआरएल कहलाता है। ठीक है। तो इसके बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्किल्स का प्रयोग करें मैनेज करने के लिए, किसको? लर्निंग एनवायरनमेंट को और लर्निंग प्रोसेस को। अब हमने जब ब्लूम टैक्सोनॉमी की थी, तो उसमें दो चीजें हमने की थी। एक किया था हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और एक किया था लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो अब इसमें से आप देखिए कि खुद ही स्टूडेंट्स को रेगुलेट करनी है अपनी लर्निंग प्रोसेस, तो उसके लिए लोअर चाहिए कि हायर चाहिए? ठीक है। तो सीधा जवाब है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारी मेटाकॉग्निशन के अंदर आती हैं। ठीक है। तो एसआरएल इज गाइडेड बाय मेटाकॉग्निशन, स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड मोटिवेशन टू लर्न। कि जब लगातार वो मोटिवेशन अपना बनाकर रखेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए, तभी अपनी लर्निंग के प्रोसेस को वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो गोल्स हैं, जो भी उनके स्टडी करने का या फिर किसी भी नई चीज को, नए कंसेप्ट को सीखने का जो उनका उद्देश्य है, तो वो भी उनको खुद ही रेगुलेट करना है, खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे क्या अचीव करना है इससे, जो भी मैं नया कंसेप्ट सीख रहा हूँ। ठीक है। तो खुद ही रेगुलेट करना है, तो इसीलिए ये क्लोजली अलाइन है एजुकेशनल गोल्स के साथ। कि जो एजुकेशन के या फिर जो लर्निंग का प्रोसेस है, उसका जो गोल है, वो भी स्टूडेंट को यहाँ पर खुद ही डिसाइड करना है। तो यानी कि एसआरएल अगर खुद अपनी कोई रेगुलेट करना चाहता है स्टडी प्रोसेस को, तो उसका उद्देश्य भी उसको क्लियर होना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट हैं वो और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। कि जब आपको ये ध्यान रहता है कि मुझे क्या अचीव करना है इससे। एग्जाम्पल ले सकते हो आप इससे यूजीसी नेट एग्जाम का, कि अगर वो आप क्लियर भी कर लें, लेकिन आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, या फिर आपको ये क्लियर नहीं है कि एग्जाम अगर क्लियर हो गया, आपका जेआरएफ हो गया, तो आपको मिलेगा क्या। अगर वो आपका क्लियर नहीं है, तो उतना मोटिवेशन आपका तैयारी का शायद ना बन पाए। वो आपका क्लियर होता है कि पीएचडी में एडमिशन होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल के लिए। ठीक है। तभी आप जो मोटिवेशन है वो लेकर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। तो मोर इफेक्टिवली, यानी कि ज्यादा प्रभावकारी तरीके से उस समय स्टूडेंट्स सीख पाते हैं, जब हमारा उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो क्लियर होता है। ठीक है। अब जो 5 स्टेप्स इसमें आते हैं, उसको हम साइकिल ऑफ एसआरएल भी बोल सकते हैं। कि साइकिल चलती रहती है, एक जैसे एक पहिया है साइकिल में, वो घूमता रहता है। यानी कि पहला स्टेप आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो वापस से आप पहले स्टेप पर दोबारा से पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो पहला इसमें आता है आपका एनालाइजिंग द टास्क। कि जो हमने अभी देखा कि क्लोजली एसोसिएटेड है ये एजुकेशनल गोल से। यानी कि पहले तो आपका गोल ही आपको एनालाइज करना है। ठीक है। कि पहले आपको गोल का पता हो जाए कि मुझे क्या अचीव करना है। फिर आपको ये पता हो कि कितना इसका सिलेबस है, सिलेबस का ओवरव्यू आप लेते हैं। तो यानी कि टास्क कितना बड़ा है आपका, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप टास्क को एनालाइज करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने केवल एक यूनिट देखी कि मेरी तो फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड फेवरेट है, और उसी से तैयारी आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन बाकी जो 9 यूनिट हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो पहले अपना पूरा टास्क को एनालाइज करें कि आपको 10 यूनिट का आपका टारगेट है, 10 यूनिट का आपका गोल है। उसको एनालाइज कीजिए कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसके बाद अगला काम होता है। इससे अगला काम क्या होगा, जैसे ही आपने टास्क को एनालाइज किया कि ठीक है 10 यूनिट का ये सिलेबस है, अब आप एक गोल डिसाइड करते हैं कि 10 यूनिट का सिलेबस है, तो मुझे कितने टाइम में ये 10 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है। यानी कि एक गोल सेट करते हैं अपने लिए। ठीक है। तो सेटिंग गोल, ये आपका दूसरा स्टेप इसमें हो जाता है। जब आपने दूसरा स्टेप यानी कि अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे 3 महीने में, 4 महीने में, टोटल 6 महीने का समय आपको मिलता है यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये एसआरएल
का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी को आधार बनाकर एक पूरी सीक्वेंस आपकी याद हो जाएगी। सबसे पहले एनालाइज करेंगे आप टास्क को कि इसमें 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स का आप सिलेबस चेक करेंगे, ठीक है। फिर एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे या एक गोल आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 6 महीने का समय मिला है अगले एग्जाम के लिए, तो मुझे कितने दिन में ये 10 यूनिट्स जो है 10 यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि 10 की 10 यूनिट आप एक साथ लेकर बैठ जाएंगे। आप पहले कोई भी यूनिट उठा सकते हैं जो आपको आसान लगे, लेकिन यूनिट बाय यूनिट आप चलेंगे कि जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आप जाएंगे। यानी कि जो आपका प्लान है, जो आपने गोल सेट किया था, उसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइजिंग प्लान्स, यानी कि एक पूरे गोल को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में अब तोड़ लिया है, ठीक है। जैसे ही आपने हर एक यूनिट के लिए टाइमलाइन दी कि फर्स्ट यूनिट मुझे 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में कंप्लीट करनी है, तो आप उन डिवाइजिंग प्लान वाला हिस्सा इसमें आ जाता है आपका। जब आपने अलग अलग इसमें टाइम डिसाइड कर लिया है, तो अब अपने प्लान के ऊपर आप एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है अपनी पढ़ाई के लिए, उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और रेगुलर लर्निंग का प्रोसेस आपका लास्ट में आता है। जब आपकी रेगुलर लर्निंग हो जाएगी, यानी कि जब आपकी 10 यूनिट्स हो जाएंगी, अब कोई नया काम आपको करना है या फिर कोई नई बुक करनी है, नए एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दोबारा से हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंच जाएंगे, दोबारा से उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब ये नया टास्क हमारे लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इसको साइकिल ऑफ एसआरएल बोला गया है, क्योंकि एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कभी रुकता नहीं है। तो एक कंसेप्ट या फिर एक टॉपिक या फिर एक बुक, एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका साइकिल ऑफ एसआरएल। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पांचों आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला गया था, तो वो पीवाईक्यू भी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज है जो हमने देख ली है कि एनालाइजिंग द टास्क, कि टू एनालाइज द टास्क एंड आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड नॉलेज यू नीड टू लर्न। कि आपने टास्क को एनालाइज किया, फिर आप ये देखेंगे कि जो भी 10 यूनिट हैं, क्या इसका पूरा कंटेंट मेरे पास है या इससे संबंधित कोई बुक मेरे पास है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपके पास ज्ञान है, या फिर जो भी अदर चीजें हैं, किस किस चीज की जरूरत उस टास्क में आपको पड़ने वाली है, तो उसका एनालिसिस आप इसमें करते हैं। दूसरे नंबर पर सेटिंग गोल्स, कि आप क्या सीखना चाहते हैं, कि जो आपकी 10 यूनिट है इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो एक गोल आप सेट करेंगे। जब आप गोल सेट कर लेते हैं, तो फोकस आपका इंप्रूव होता है और एक रेगुलर मोटिवेशन बनी रहती है, ठीक है। गोल भी सेट हो गया है, तो अब जो आपके एक बड़ा गोल था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लोगे। दिस प्लान शुड इंक्लूड द स्पेसिफिक स्टेप्स यू विल टेक, कि अब आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें करेंगे, तो वो स्पेसिफिक स्टेप्स आपके डिवाइजिंग प्लान्स में आ जाते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज विल यू विल नीड एंड द टाइम फ्रेम यू विल वर्क विद इन। तो ये हमारा डिवाइजिंग प्लान हो गया। इसके बाद 4 नंबर पर एनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, कि जो आपने ब्रेक डाउन किया है टास्क को छोटे टुकड़ों में, अब उसको आप, उसके ऊपर आप क्या करोगे, काम करना शुरू करोगे, उसके ऊपर रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी उसकी बनाओगे, और जब स्ट्रेटेजी आपकी बन गई है, और लास्ट में आपकी आ जाएगी रेगुलर लर्निंग, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी, तो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी लर्निंग को आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ कमी लग रही है, कि आपने मान लिया 20 दिन का डिसाइड किया था कि आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, लेकिन 20 दिन में आपने देखा कि अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी आपको 20 दिन में कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर वो 15 दिन में ही कंप्लीट हो गई, तो बाकी प्लान जो आपने बाकी यूनिट्स के लिए बनाया था, उसको आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। यानी कि जैसी नीड है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है रेगुलर लर्निंग में चलती रहती है। तो ये थे हमारे 5 इसमें स्टेप्स। इसके बाद जो इसी से संबंधित टॉपिक हमारा दूसरा है, वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। क्या मतलब है इसका, कि लर्निंग का ट्रांसफर करना है हमें। जैसा हमने देखा था लेटेंट लर्निंग में,
टाइप्स ऑफ लर्निंग जब हमने की थी, क्या था लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग में था कि जो आप अभी प्रेजेंट में जो चीज सीख रहे हैं वो अभी काम नहीं आएगी। कहाँ पर काम आएगी? फ्यूचर में। और फ्यूचर में आपको वो रिकॉल करनी पड़ेगी। वो रिकॉल आपके री इन्फोर्समेंट से भी हो सकती है कि कोई आपको जबरदस्ती वो चीज याद दिलाए जो आपने सीखी है। ठीक है। तो यानी कि एक जगह से यहाँ की सीखी हुई चीज, आज की सीखी हुई चीज आप फ्यूचर में क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। ठीक है। तो अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं ट्रांसफर करने के। और ट्रांसफर क्यों करते हैं हम? क्योंकि सीखना जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। हो सकता है वो चीज हमें उस टाइम पर, उस समय पर काम ना आए, लेकिन सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, ये आपने सुना होगा। तो यानी कि जो आप सीखते हो, ठीक है, ऑब्वियसली वो क्रिएटिव होना चाहिए और प्रोडक्टिव वो चीज होनी चाहिए। तो वो कभी ना कभी आपके काम आएगी। और फ्यूचर में जब भी वो काम आएगी तो पहले सीखी हुई चीज आप फ्यूचर में अप्लाई करोगे, तो वही ट्रांसफर है लर्निंग का। कि पहले पास्ट से आप कोई चीज फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में लेकर आए हो। ठीक है। तो क्या है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट टू डिफरेंट बट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो ये तो हमने देखा टाइम फ्रेम में, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल किया। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें अलग अलग सिचुएशन आपकी बनती है पूरे दिन में। एक सिचुएशन में आपने कोई चीज सीख ली, कि मान लिया क्लास में आप सीख कर आए क्या? टेबल्स या फिर काउंटिंग। तो क्या काउंटिंग आपके क्लासरूम तक सीमित है, या फिर आप लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हो? तो लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं हम उसको। यानी कि एक सिचुएशन थी आपके क्लासरूम की, अब उस सिचुएशन में आपने वो चीज सीख ली, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, या फिर वहां पर भी हम अपनी क्लासरूम के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। दूसरा, किसी संदर्भ में अब घर के लोगों को, आप घर पर पहुंच गए हैं, उस एनवायरनमेंट में भी आपकी काउंटिंग काम आएगी। आप घर के मेंबर्स को काउंट कर सकते हो, कितने हैं मेरे घर में मेंबर्स। ठीक है। तो यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज आप किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हो, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? कि जो सीखना है, अगर आपने एक सिचुएशन में कोई चीज सीखी है, दूसरी सिचुएशन में सेम चीज आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज, यानी कि वो परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? ठीक है। या फिर सेम रहती है, कोई इफेक्ट नहीं आता है? ठीक है। तो ये प्रभाव ही, ये इन्फ्लुएंस जो है एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन के ऊपर, ये हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आता है। ठीक है। अब इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन इसके क्लासिफिकेशन हमारे टाइप्स में आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन इसमें है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव या फिर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या मतलब है पॉजिटिव का? कि आपने एक सिचुएशन में कोई चीज सीखी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल के साथ हम इसको करेंगे। एक सिचुएशन में आपने कोई चीज सीखी, आप उसको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन में जो पहले सीखी हुई चीज है, मान लिया पहले आपने काउंटिंग सीखी थी, तो अब दूसरी सिचुएशन है आपकी कि आपको घर में बोल दिया जाए कि अपने घर के मेंबर्स को काउंट कीजिए। तो जो पहली सिचुएशन में आपने चीज याद कर ली है, काउंटिंग सीख ली है, तो दूसरी सिचुएशन में क्या करती है? वो हेल्प करती है। यानी कि परफॉर्मेंस क्या होती है इसमें? इम्प्रूव होती है। ठीक है। परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इम्प्रूवमेंट जब भी होती है पहली सीखी हुई चीज, तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। इसके विपरीत, अगर कोई पहले चीज आपने ऐसी सीखी है पहली सिचुएशन में, जो बाधा उत्पन्न कर रही है, जो आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है। कि मान लिया, आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले आप राइट हैंड से अपना लिखते थे। ठीक है। किसी भी कारण से हाथ में चोट लग गई या फिर कोई अनफॉर्चुनेट जो एक्सीडेंट हो गया कुछ, अब आप राइट हैंड का प्रयोग नहीं कर सकते लिखने में किसी भी कारण से। तो अब लेफ्ट हैंड से जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपने सीखा है कि राइट हैंड से लिखना है,
ठीक है, ये आपने पहली सिचुएशन आपकी बन गई है। अब जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है या फिर किसी और के साथ होती है, तो अब उसको लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ जाए तो उसको मुश्किल पेश आएगी उसमें। तो पहले सीखी हुई चीज दूसरी सीखी हुई जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन करती है, तो वो नेगेटिव है। और कोई प्रभाव नहीं कि पहले सीखा हुआ है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। नई चीज जो हम कर रहे हैं या फिर जो सीख रहे हैं उसके ऊपर पहले सीखी हुई वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ये था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा इसमें होता है नियर ट्रांसफर और फार ट्रांसफर। नियर का मतलब है पास में। पास का मतलब क्या है कि दो सिचुएशन आपके पास हैं, अगर ये दो सिचुएशन आपस में मिलती जुलती हैं यानी कि सिमिलर सिचुएशन है, तो सिमिलर सिचुएशन है तो नियर ट्रांसफर। और अगर ये सिचुएशन एक दूसरे से रेयरली मैच कर रही है, ठीक है, कि नियर ट्रांसफर में मान सकते हो कि 90% सिमिलैरिटी है दोनों सिचुएशंस में, ठीक है। फार ट्रांसफर में आप मान सकते हो कि केवल 1% या फिर 2% सिमिलैरिटी है दोनों सिचुएशन में, और वहां पर आप ट्रांसफर करना चाहते हो अपनी लर्निंग का, तो वो हमारा फार ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है आपका डिफरेंट सिचुएशन। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। तीसरा इसमें है हाई रोड एंड लो रोड ट्रांसफर। हाई रोड का मतलब क्या है, जो हमने किया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, ठीक है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हायर ऑर्डर में क्या था, आप सोचते हो, विचार करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, यानी कि जब आप कॉन्शियस हो, पूरे जागरूक हो, और उस समय पर आप एक सिचुएशन की चीज को, एक सिचुएशन के ज्ञान को दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर करते हो, तो वो आपका हाई रोड है, ठीक है। या फिर हम, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम अपनी इच्छा से, हम अपनी इंटेंशन से जब ट्रांसफर करते हैं तो वो हाई रोड है। और लो रोड क्या होगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बस जो हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है, यानी कि अनकॉन्शियस जो ट्रांसफर हो जाते हैं कि हम नहीं चाह रहे थे या फिर हमारी नॉलेज में नहीं था कि ऐसा भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्सीडेंटल या फिर इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल, अगर केवल इतना भी आपने याद कर लिया तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से इसकी डिटेल देखते हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर। जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज दूसरी सिचुएशन में परफॉर्मेंस को क्या करती है, एनहांस करती है, यानी कि परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। कि जो आपने पहले सीखा वो अब हेल्प कर रहा है आपको कोई नई चीज सीखने में, या फिर दूसरी सिचुएशन में हेल्प कर रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, एनहांस हो रही है, सब एक ही बात है। कि जैसे कोई एक आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, कि गिटार आपने सीख लिया था पहले, तो अब दोबारा कोई और आप सीखना चाहते हैं, सितार आपने पहले सीखा था, ठीक है, तो सितार बजाना आपने पहले सीख लिया है, अब गिटार बजाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो पहले सीखी है आपने चीज यानी कि सितार बजाना सीखा है, वो गिटार बजाने में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। इसके विपरीत जो है बिल्कुल अपोजिट, नेगेटिव, नकारात्मक हस्तांतरण, कि जिसमें जो एक संदर्भ में आपने कोई चीज सीखी है वो बाधा उत्पन्न करती है, हिंडर्स परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को कम करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव ट्रांसफर है। या फिर इंटरफेयर करती है, आपको सीखने नहीं देती, ठीक है। कि जो एक संदर्भ में आपने पहले कोई चीज सीखी थी, अब दूसरे सिचुएशन में या फिर दूसरा ज्ञान आप लेना चाहते हैं, तो पहले सीखी हुई वस्तु आपको अब डिस्टर्ब कर रही है बार बार, कि ये मत सीखो, ठीक है, या फिर ये गलत सीख रहे हो, ऐसा मन में बार बार आता है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। कि जैसे एक आदमी है जो लेफ्ट साइड में गाड़ी ड्राइव करने के लिए क्या है, उसने प्रैक्टिस की थी, उसने पहले सीखा था, ठीक है, किसी और कंट्री में शायद ड्राइविंग करता होगा ये, लेकिन अब वो इंडिया में आ जाए तो यहाँ पर राइट साइड में ड्राइविंग होती है,
तो जब वो लेफ्ट साइड में उसकी प्रैक्टिस थी, अब राइट साइड में करेगा तो वो जो उसकी जो मांसपेशियों की जो मेमोरी बनी हुई है, मसल्स मेमोरी बनी हुई है, वो उसको इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन करेगी, बार बार वो लेफ्ट साइड की तरफ की चीजें उसके माइंड में आती रहेंगी। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। तीसरा जो हमने देखा था इसी में, जीरो ट्रांसफर, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन परफॉर्मेंस इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि पहले जो भी सीखा हो, ठीक है, दूसरी चीज आपको फ्रेश स्टार्ट करनी है, पहले सीखी हुई चीज ना आपको हेल्प करेगी और ना आपको बाधा उत्पन्न उसमें करेगी, ना रुकावट डालेगी, ठीक है। तो ये हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो जो पहले आपने स्किल्स या जो भी नॉलेज ली है वो अप्लाई नहीं हो सकती नई सिचुएशन में किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें नियर और फार ट्रांसफर का, कि जब सिचुएशन जो है, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बहुत ज्यादा सिमिलर है, वहां पर आप नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आपका नियर ट्रांसफर है, ठीक है। अब वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। Using physics skills learned in a school to solve similar type of problem in a real world scenario like gravity. अब जो आप फिजिक्स क्लास में जो भी कंसेप्ट आप सीख कर आते हो, ठीक है, अब जैसे ही आपने घर पर देखा कि आपने कोई चीज ऊपर फेंकी तो वो नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिजिक्स में आप ये पढ़कर आए हैं तो वो चीज आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो सेम सिमिलर सिचुएशन है दोनों, तो ये हमारा नियर ट्रांसफर है। इसके विपरीत बिल्कुल अपोजिट, जो हमारी डिफरेंट सिचुएशन बन जाती हैं दो, वो हमारा फार ट्रांसफर है, कि जो आपने पहले सीखा था, अब जो जिस सिचुएशन में आप उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, जो आपके सामने हाईलाइट किए गए हैं ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। कि जैसे अप्लाइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज लर्न इन ए मैथ क्लास टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज, कि मैथ की क्लास का कोई कंसेप्ट आपने सीखे, कोई स्ट्रेटजी वहां पर बनाई, कोई फॉर्मूला याद किया मैथ की क्लास में, तो क्या सोशल इश्यूज से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो 9th यूनिट है उसको पढ़ना पड़ेगा, मैथ की क्लास से तो होगा नहीं वो, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट सिचुएशन है, या फिर होगा तो मेटा कॉग्निशन वहां पर चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए, कि आपको ये पता हो कि मैथ का असल जिंदगी में क्या रोल है और उसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, डायरेक्ट लिंक नहीं है मैथ में और सोशल इश्यूज में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यूज करना चाहें तो वो हमारा फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा। तीसरा क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन, हाई रोड एंड लो रोड। हाई रोड में जो आप कॉन्शियसली अपनी इच्छा से ट्रांसफर करते हो, कि अब मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे याद आ जाए, ठीक है, या फिर ये नॉलेज मेरी ट्रांसफर हो जाए कॉन्शियसली, ठीक है। तो किसी नई सिचुएशन में, जैसे कि आपने जो भी रामायण महाभारत है, तो उसमें आपने युद्ध के दौरान देखा होगा कि जब वो अ, बाण चलाते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं कुछ, ठीक है, यानी कि अब वो अपनी कॉन्शियस जागरूक होकर कि अब कौन से शस्त्र का प्रयोग उनको करना है उसी को वो बुलाते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली। तो ये हमारा हाई रोड ट्रांसफर है, ठीक है। तो एफर्टफुल, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, आप ऐसा मान सकते हो कि अगर मंत्र उच्चारण कोई भी जो योद्धा है वो कर रहा है तो उसमें उसको एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी उसको, तभी वो ट्रांसफर कर पाएगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड एबिलिटी टू ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि जो भी जिस भी संदर्भ में जिस भी शस्त्र को वो बुलाना चाहता है तो वही प्रकट होगा, वो बुलाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि क्या संदर्भ है, किस चीज की यहाँ पर जरूरत है, तो उसी का मैं ट्रांसफर यहाँ पर करूंगा, ठीक है। इसके विपरीत था हमारा लो रोड ट्रांसफर। इसमें क्या था कि जो ऑटोमेटिक है, या फिर हमने एक शब्द इसमें दिया था इसको क्या, इंसिडेंटल, कि जो बस हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है उसका कि कैसे ट्रांसफर हुआ और कब हुआ, ठीक है, जो अनकॉन्शियस एप्लीकेशन होती है, ठीक है, कि जैसे अगर
सुपर पावर्स वाली आपने कोई मूवीज या फिर वेब सीरीज देखी है, ठीक है, तो एक टिपिकल उनका एक कंसेप्ट रहता है कि किसी को पता नहीं है कि उनके अंदर सुपर पावर्स हैं और कोई अटैक करता है तो जो अंदर उनके पावर है वो ऑटोमेटिकली उनकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, उनकी रक्षा करती है। तो उनको पता नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो नॉलेज है या फिर जो उसकी पावर है वो सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है, सामने उस सिचुएशन में आ जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा इंसिडेंटल ट्रांसफर, लोअर ऑर्डर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इट टिपिकली अकर्स विद मिनिमल कॉग्निटिव एफर्ट, क्योंकि एफर्ट उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो तो बस अपनी आंख बंद करके नीचे देख रहा था डरा हुआ कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर ने उसको बचा लिया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेल प्रैक्टिस्ड स्किल्स दैट हैव बिकम ऑटोमेटिक थ्रू रिपीटेशन, कि जो बार बार करने से जो उसकी, अब जैसे मान लिया आपको कोई पीछे से या फिर आपने थोड़ा सा आपको आभास हुआ कि कोई आपको अटैक करना चाहता है, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ उसको रोकने के लिए उठ जाएगा। आप नहीं बोलोगे कि हाथ को उठ जाओ या फिर आप सोचोगे कि अब क्या करना है, ठीक है। वो आपकी मसल मेमोरी बनी हुई है, वो मांसपेशियां अब ऑटोमेटिक जो है रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो मिनिमम कॉग्निटिव एफर्ट इसमें चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस, पहले आपने उस चीज की प्रैक्टिस की हो तभी वो चीज ऑटोमेटिक हो पाती है। तो ये आपका लो रोड ट्रांसफर था। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है एसआरएल एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये खत्म होता है। आपको जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके पीवाईक्यू हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन एसआरएल से जो मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला गया था पांचों स्टेप्स को। तो सबसे पहले नंबर पर क्या था कि आप टास्क को एनालाइज करते हैं, यानी कि पहले नंबर पर आपका डी आएगा। तो डी आपका जिसमें पहले नंबर पर नहीं है उसको आप कट कर देंगे, तो तीन ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, एक ही बचा, ठीक है। तो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपना अरेंज कर लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है अब हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जेम्पलीफाइज द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीरो ट्रांसफर का, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। कि यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर सिमिलर लैंग्वेज। सिमिलर है तो कौन सा ट्रांसफर यहाँ पर चल रहा है, कौन सा ट्रांसफर होगा अगर सिमिलर है तो, नियर ट्रांसफर है। सिमिलर शब्द वहीं पर हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इन बास्केटबॉल टू इम्प्रूव, इम्प्रूव शब्द आ गया है तो यानी कि ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड इन कारपेंट्री टू एक्सेल इन पेंटिंग, ठीक है। कारपेंट्री और पेंटिंग, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। पहले आपने स्किल्स जो कारपेंट्री में सीखी हैं वो ना आपको पेंटिंग करने में हेल्प करेंगी और ना आपको रुकावट डालेंगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमें लग रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन और रीड करते हैं एक बार। अप्लाइंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फिजिक्स प्रॉब्लम्स, कि जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में जो भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जो भी कंसेप्ट वहां पर सीखा था, अब फिजिक्स की प्रॉब्लम आप सोल्व करना चाहते हैं तो क्वाइट सिमिलर है फिजिक्स की प्रॉब्लम और मैथमेटिक्स, तो यानी कि सिमिलर है, तो ये नियर ट्रांसफर में आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हेल्प कर रहा होता तो आपका पॉजिटिव हो जाता, यानी कि ये भी हमारा जीरो ट्रांसफर नहीं है, या तो फायदा करेगा या नुकसान करेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा उसमें। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि कारपेंट्री में जो उसने स्किल्स सीखी थी उसका पेंटिंग में कोई रोल नहीं है, कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है अब हमारा, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल, जो कॉन्शियसली आप करते हैं और जो आपके एफर्ट्स के साथ होता है, तो ऐसा कौन सा होता है कॉन्शियसली, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हाई रोड ट्रांसफर। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें था, ऑटोमेटिक ऑफन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग,
बिल्कुल अपोजिट जो हमने पिछला पीवाईक्यू किया है। ऑटोमेटिक या फिर अनकॉन्शियस बोलें, इंसिडेंटल बोलें, कौन सा होगा? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के पीवाईक्यू आपको आपके पीवाईक्यू सेक्शन में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन भी इसके सोल्व कर लेना और कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को